कहानी की शुरुआत पृथ्वी के उस समय से होती है जब धरती के पर्यावरण को हुए भयानक नुकसान की वजह से पूरी दुनिया पर एक नया हिमयुग छा जाता है। लगातार बर्फ गिरने लगती है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे बने शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक दुर्लभ बचे हुए शेल्टर में अचानक अलार्म बजने लगता है और डर से भरी चीखें गूंज उठती हैं। दो घबराए हुए लोग गलियारे में जान बचाकर भाग रहे होते हैं क्योंकि कोई खतरनाक चीज उनका पीछा कर रही होती है। वे किसी तरह एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से दरवाजा बंद होता है और वही उनका अंत हो जाता है क्योंकि उनका शिकारी उन्हें बेरहमी से मार देता है। उसी समय एक दूसरे शेल्टर में सैम बाहर सैटेलाइट डिश ठीक कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि मैसन एक बीमार आदमी को शेल्टर से बाहर निकाल रहा है। वह आदमी गिड़गिड़ाकर एक दिन और मांगता है ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन मैसन को लगता है कि वे पहले ही बहुत ज्यादा संसाधन बर्बाद कर चुके हैं। वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और बाकी लोगों को डराने के लिए उनमें से एक को मार देता है, यह कहकर कि वह सब कुछ समूह की सुरक्षा के लिए कर रहा है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। बाद में जब सैम अंदर लौटता है तो पता चलता है कि यहाँ बचे हुए लोग मामूली सर्दी से भी डरते हैं, क्योंकि पिछली बार जब फ्लू फैला था तो 7 दिन से भी कम समय में 20 लोग मारे गए थे। तभी उनके लीडर ब्रिग्स ने सख्त नियम बनाया था कि जो भी बीमार पड़ेगा उसे क्वारंटीन में रखा जाएगा और अगर वह ठीक नहीं हुआ तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे, या तो गोली या फिर बर्फीले तूफान में अकेले मौत की ओर चलना होगा। यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं और बीज बोकर खेती भी करते हैं, लेकिन अब वे सैकड़ों की संख्या में नहीं बचे हैं क्योंकि खाना तेजी से खत्म हो रहा है। इसी बीच एक अफवाह भी फैली हुई है कि कहीं कोई गर्म और सुरक्षित जगह मौजूद है, लेकिन सैम इस कहानी पर भरोसा नहीं करता। वह ब्रिग्स से जाकर मैसन की बेरहमी की शिकायत करता है, जिस पर ब्रिग्स गुस्सा तो होता है, लेकिन उससे पहले उसे एक और गंभीर समस्या सुलझानी होती है। कम्युनिकेशन रूम में कूपर बताता है कि कॉलोनी 5 से एक संकट का सिग्नल मिला है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। ब्रिग्स तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। इसी दौरान सैम विक्टर से मिलता है जो जानवरों की देखभाल करता है, लेकिन वह बताता है कि खरगोशों की नई खेप मरी हुई पैदा हुई है और जो बचे हैं उनमें से सिर्फ एक मादा है जिसे बाकी खरगोश स्वीकार नहीं कर रहे। उधर ब्रिग्स मैसन से उसके किए पर सवाल करता है, लेकिन मैसन अब भी अपने फैसले को सही ठहराता है। बाद में सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई से मिलता है जो उसे जानवरों के लिए प्रोटीन बॉल्स देती है और बताती है कि वह अब भी बर्फ के नीचे छिपी किसी जलवायु नियंत्रण तकनीक की तलाश में लगी हुई है। कुछ देर बाद मीटिंग होती है जहां ब्रिग्स सबको कॉलोनी 5 की स्थिति बताकर वहां जाने का फैसला करता है। मैसन इसका विरोध करता है, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। ब्रिग्स एक टीम बनाता है। सैम और ग्रेन भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि काई को कॉलोनी की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। उनके जाने के बाद जैसे ही डेक्स्टर की पत्नी छींकती है तो पूरा माहौल डर से भर जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है। इसी उथल पुथल के बीच सैम एक भयानक सपना देखता है जिसमें वह अपनी माँ को बर्फीले तूफान में मरता हुआ देखता है। काई उसे संभालती है और समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगली सुबह टीम अपने खतरनाक मिशन पर निकलती है। घंटों बर्फ और तेज हवाओं के बीच चलते हुए एक उजड़े हुए शहर से गुजरती है, जहां उन्हें एक पुरानी वेदर कंट्रोल मशीन मिलती है, लेकिन अफसोस वह अब काम करने की हालत में नहीं होती। ब्रिज तक पहुंचने के बाद तीनों उसे बेहद सावधानी से पार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय के साथ पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका होता है और हर कदम जानलेवा साबित हो सकता है। वे जगह जगह बने गड्ढों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक पुल का एक हिस्सा ब्रिग्स के पैरों के नीचे से खिसक जाता है और वह लगभग नीचे गिर ही जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेता है। पुल के आखिर में उन्हें एक कार दिखाई देती है जिसके बाहर एक आदमी मरा पड़ा होता है और उसके हाथ में बंदूक होती है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो कार के अंदर पूरा परिवार मरा हुआ मिलता है और तब उन्हें एहसास होता है कि उस आदमी ने पहले अपने परिवार को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। बर्फ में लंबा सफर तय करने के बाद यह टीम एक गिरे हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचती है और रात बिताने के लिए उसके अंदर शरण लेती है। रात के दौरान ग्रेन पहली बार हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की उड़ान की बात सुनकर हैरान होता है और उस दुनिया की कल्पना करके अचंभित रह जाता है। इसी बीच ब्रिग्स अपने बेस से संपर्क करता है, जहां कूपर उसे बताता है कि डेक्स्टर और उसकी पत्नी की हालत लगातार बिगड़ रही है और मैसन बार बार उन्हें जांचने की जिद कर रहा है। ब्रिग्स कूपर को साफ आदेश देता है कि अगर मैसन हद पार करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाद में ग्रेन को एक पुरानी अश्लील मैगजीन मिलती है जिस पर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बातचीत के दौरान ब्रिग्स बताता है कि यही वह इलाका है जहाँ एक समय उसे सैम यही मिला था। तब सैम ग्रेन को अपने बचपन की दर्दनाक कहानी सुनाता है, कैसे उसका परिवार और दूसरे लोग खदानों में शरण लिए हुए थे। संसाधन खत्म होने पर उन्होंने कुत्तों और घोड़ों तक को खा लिया। उसके पिता और कुछ लोग मदद ढूंढने शहर गए, लेकिन कभी भी वापस नहीं लौटे। अपनी माँ और बहन को उस मौत से बचाने के लिए सैम ने वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें अलग कर दिया और वह फिर कभी उन्हें नहीं देख पाया। सैम जिंदा सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि ब्रिग्स ने उसकी जान बचाई थी।
अगली सुबह आखिरकार वे कॉलोनी 5 पहुंचते हैं और मुख्य दरवाजे पर खून देखकर सन्न रह जाते हैं। अंदर जाने पर जली हुई बदबू महसूस होती है और नीचे उतरते ही साफ हो जाता है कि यह वही गलियारा है जो शुरुआत में दिखाया गया था। कॉलोनी में लगभग 50 लोग होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ कोई भी उन्हें लेने नहीं आता, जो हालात को और डरावना बना देता है। ब्रिग्स एहतियात के तौर पर ग्रेन को एक बंदूक देता है और तीनों आगे बढ़ते हैं। हर गलियारे में खून और तबाही फैली होती है। जब वे लगभग यह मान लेते हैं कि सब मर चुके हैं, तभी एक बंद कमरे से आवाज आती है। सैम दरवाजा खोलता है और अंदर एक आदमी गिरा हुआ मिलता है जो डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसका नाम लेलैंड होता है। उसे शांत करने के बाद वह बताता है कि वह कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है और नहीं जानता कि कोई और जिंदा है या नहीं। वह उन्हें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी दिखाता है जिसमें बर्फ से दूर इलाके में रहने वाला एक आदमी बताता है कि उन्होंने मौसम बदलने वाली मशीन को ठीक कर लिया है और अब उनके पास उपजाऊ जमीन है, बस उन्हें बीजों की जरूरत है। संदेश अधूरा रह जाता है, लेकिन इससे उम्मीद की एक किरण जागती है। लेलैंड बताता है कि उन्होंने उस सिग्नल का पीछा करने के लिए एक टीम भेजी थी, लेकिन उससे पहले ही कोई भयानक चीज उन्हें ढूंढती हुई कॉलोनी तक आ पहुंची। सैम जब उससे उस जगह को नक्शे पर दिखाने को कहता है तो ब्रिग्स उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन डर के मारे लेलैंड मना कर देता है और यह भी स्वीकार करता है कि जो आवाज उन्होंने सुनी थी वह उसकी नहीं थी। यह सुनकर माहौल और भी सिहरन भरा हो जाता है। फिर कुछ सामान इकट्ठा करके जब वे आगे बढ़ते हैं तो अजीब आवाजें तेज होती जाती हैं और अचानक मशालों की रोशनी में एक भयानक सच्चाई सामने आती है। लाशों के बीच कुछ लोग मरे हुए इंसान के शरीर को काट काट कर खा रहे होते हैं। एक कसाई जैसा आदमी उन पर झपटता है, लेकिन सैम उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज से और भी नरभक्षी जाग उठते हैं और उनका सरदार दहाड़ते हुए हमला कर देता है। सैम और ब्रिग्स किसी तरह लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रिग्स डायनामाइट फेंककर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में ग्रेन अलग हो जाता है और नरभक्षियों के हाथों मारा जाता है। सैम और ब्रिग्स उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे कई हमलावरों को मार गिराते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें शोक मनाने का भी समय नहीं मिलता और दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए एक और अनजाने खतरे की ओर आगे बढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। सैम आगे बढ़ते हुए एक नरभक्षी को गोली मारता है और भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। हालात बिगड़ते देख ब्रिग्स नरभक्षियों का रास्ता रोकने के लिए सीढ़ियों को तोड़ देता है, लेकिन वहां पहले से मौजूद एक नरभक्षी से उसका आमना सामना हो जाता है। ब्रिग्स उससे हाथापाई करता है और काफी मेहनत के बाद उसे गोली मार देता है। थोड़ी ही देर में बाकी नरभक्षी वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ब्रिग्स ने क्या किया है, जिससे उनका सरदार गुस्से में आ जाता है। वहां से निकलते वक्त ब्रिग्स प्रवेश द्वार पर डायनामाइट फेंक देता है, जिससे टावर में विस्फोट हो जाता है और कॉलोनी बंद हो जाती है। इसके बाद दोनों बर्फ में चलते रहते हैं और जब उन्हें फिर से हेलीकॉप्टर मिलता है तो ब्रिग्स फैसला करता है कि वे उसी में सोएंगे, क्योंकि ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर रात में ब्रिग्स और सैम नरभक्षियों के बारे में बात करते हैं। ब्रिग्स कहता है कि इंसान जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक अत्याचार कर सकता है। वह सेना के अपने एक अनुभव के बारे में बताता है, जब एक बचाव अभियान के दौरान 20,000 लोग एक स्टेडियम में फंस गए थे। सैनिकों ने खाना बांटा और डॉक्टरों ने बीमारों का इलाज किया, लेकिन जब खाना खत्म हो गया तो हथियारबंद लोग निहत्थों से चीजें छीनने लगे। जब लूटने के लिए कुछ नहीं बचा तो सरदार ने तय करना शुरू कर दिया कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। उस समय मेसन ब्रिग्स की ही प्लाटून में था और वे दोनों उस जगह को साथ छोड़कर निकले थे, ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहां ऐसी चीजें न होती हों। अगले दिन सैम और ब्रिग्स को एहसास होता है कि नरभक्षी उनके कदमों के निशान का पीछा कर रहे हैं और अब काफी पास आ चुके हैं। सैम को डर होता है कि वे उन्हें कॉलोनी तक ले आएंगे, लेकिन ब्रिग्स के पास उन्हें रोकने का एक तरीका होता है। दोनों जितनी तेजी से हो सके पुल पार करते हैं और जल्दी आगे निकलने के लिए एक खतरनाक छलांग लगाते हैं। फिर वे पुल के पास बने एक छेद के पास जलता हुआ डायनामाइट रखते हैं और टूटे हुए साइन बोर्ड्स के पीछे छिप जाते हैं। बदकिस्मती से हवा के कारण डायनामाइट की बत्ती बुझ जाती है। सैम उसे फिर से जलाना चाहता है, लेकिन ब्रिग्स उसे धक्का देकर पीछे कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तेज हवा में ब्रिग्स लाइटर जलाने के लिए जूझता रहता है और हार नहीं मानता। इसी दौरान कुछ नरभक्षी उसे पकड़ने की कोशिश में खाई में गिर जाते हैं। आखिरकार ब्रिग्स बत्ती फिर से जला देता है और जानबूझकर उनसे लड़ते हुए नरभक्षियों को अपने पास खींच लेता है। फिर अचानक से उसके हाथ में पकड़ा डायनामाइट फट जाता है। विस्फोट में ब्रिग्स की मौत हो जाती है और पुल 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। सैम देखता है कि कुछ नरभक्षी, जिनमें उनका सरदार भी शामिल है, दूसरी तरफ जिंदा हैं और वो उसे घूर रहे हैं, जिसके बाद वह फिर से भाग निकलता है। उसी समय आउटपोस्ट में मेसन डेक्स्टर और उसकी पत्नी को उनकी दया की गुहारों को अनदेखा करते हुए बाहर घसीटता है और डेक्स्टर की पत्नी को गोली मार देता है। जब वह डेक्स्टर को मारने ही वाला होता है तभी काई वहां पहुंचती है और उसे बंदूक दिखाकर रुकने को कहती है। दोनों के बीच इस बात पर बहस होने लगती है कि कॉलोनी का नेतृत्व कौन करेगा। तभी सैम की मदद की पुकार उनकी बातचीत को रोक देती है। इस मौके का फायदा उठाकर डेक्स्टर भाग जाता है और काई जल्दी से देखने जाती है कि सैम के साथ क्या हुआ है। ठंड के कारण सैम बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद मेसन वहां पहुंचता है और काई
को मारकर गिरा देता है। फिर कुछ घंटों बाद सैम आउटपोस्ट के अंदर होश में आता है और विक्टर को उसके बेटे की मौत की दुखद खबर देता है। तभी मैसन आता है। वह सैम को बिस्तर से हथकड़ी लगा देता है और कहता है कि अब कमान बदल चुकी है। वह दावा करता है कि यह सब जिंदा रहने के लिए किया जा रहा है। राशन 50% कम कर दिए जाएंगे। बीमारी के लक्षण दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति की तुरंत जांच होगी और जो काम नहीं करना चाहेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। सैम मैसन को पूरी घटना बताता है और जोर देकर कहता है कि नरभक्षियों के उन्हें ढूंढने से पहले सबको वहाँ से निकल जाना चाहिए। साथ ही उस गर्म जगह के बारे में भी बताता है जो उसने वीडियो में देखी थी। लेकिन मैसन उस पर भरोसा नहीं करता और कमरे से बाहर निकल जाता है। वह जाते समय सबको अपने साथ ले जाता है। मैसन के जाने के बाद एक छोटा लड़का कबूल करता है कि उसने हथकड़ी की चाबियां चुरा ली थीं और चुपचाप सैम को दे देता है। बाहर मैसन और विक्टर निगरानी रखते हैं कि कोई पास तो नहीं आ रहा, लेकिन सब शांत रहता है। विक्टर कहता है कि सैम आमतौर पर कहानियां नहीं बनाता, इसलिए उन्हें किसी संभावित हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। वे सुरक्षा कैमरे देखने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक और कॉलोनिस्ट आकर बताता है कि सैम भाग चुका है। इस बीच सैम काई को ढूंढता है और उसे एक दूसरे कमरे में बंद पाता है। वह जल्दी से उसे आजाद करता है और उसके कंप्यूटर की मदद से संदेश के स्रोत को ट्रैक करता है। शुरुआत में कुछ नहीं मिलता, लेकिन रडार जांचने पर आखिरकार एक गर्म क्षेत्र दिखाई देता है, जिससे साबित होता है कि बर्फ पिघलने की बात सच है। दोनों जितने बीज उठा सकते हैं अपने बैग में भरते हैं और दूसरों को चेतावनी देने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन रास्ते में मैसन और उसका समूह उन्हें रोक लेता है और अपनी सत्ता फिर से जताता है। तभी बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। सब लोग सुरक्षा कैमरों की ओर दौड़ते हैं और यह देखकर दहशत में आ जाते हैं कि नरभक्षी दरवाजे तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। उनका सरदार चेतावनी के तौर पर डेक्स्टर का कटा हुआ सिर दिखाता है और फिर कैमरा तोड़ देता है। आखिरकार सैम मैसन को मना लेता है। मैसन तुरंत आदेश देता है कि जिसे भी गोली चलानी आती है वह हथियार उठा ले और बाकी सभी लोग सुरक्षित वॉल्ट में शरण लें। कूपर कॉलोनी के लोगों को वॉल्ट तक ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जबकि हथियार बंद लोग उस कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां से टूटता हुआ दरवाजा किसी भी पल गिर सकता है। तभी अचानक लाइटें बुझ जाती हैं और जब दोबारा जलती हैं तो दरवाजा खुला हुआ मिलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पूरे शेल्टर में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं और तभी हैरान करने वाली बात नजर आती है। एक नरभक्षी अचानक डक्ट से निकलकर सीधे कूपर के सामने आ जाता है। कूपर पलटवार करता है, लेकिन नरभक्षी उसे जमीन पर पटक देता है और वॉल्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। गनीमत रहती है कि कॉलोनी के लोग समय रहते दरवाजा बंद कर लेते हैं। उधर एक दूसरे कॉरिडोर में एक बेबस लड़की मदद मांगती है, लेकिन एक नरभक्षी उसे ढूंढ निकालता है और बेरहमी से मार देता है। इसी दौरान नरभक्षी डक्ट्स के जरिए हथियारबंद समूह पर भी हमला कर देते हैं और इस झड़प में मैसन घायल हो जाता है। लड़ाई बेहद हिंसक और खून खराबे से भरी होती है। दोनों तरफ कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन नरभक्षियों की संख्या मानो खत्म ही नहीं होती। सैम और काई किसी तरह जान बचाकर निकलते हैं, लेकिन विक्टर उनके सरदार का सामना करने का फैसला करता है। वह बहादुरी से लड़ता है, मगर आखिरकार दुश्मन के हाथों मारा जाता है। इस बीच घायल मैसन एक कमरे में छिप जाता है, जहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वॉल्ट तक नहीं पहुँच पाए थे। वह दरवाजा बंद कर देता है इससे पहले कि सैम और काई अंदर आ सकें। एक नरभक्षी उनका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन कमरे में मौजूद एक शरणार्थी मैसन को धक्का देकर सैम और काई को अंदर आने देता है। उन्हीं के साथ नरभक्षी भी अंदर घुस आता है, लेकिन काई तुरंत उसे मार गिराती है। वे दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, मगर वह ज्यादा देर टिकने वाला नहीं होता, क्योंकि बाकी नरभक्षी उसे तोड़ने लगते हैं। सैम फुर्ती दिखाते हुए एक डक्ट खोलता है और सबको वहीं से निकलने को कहता है। मैसन शिकायत करता है कि बाहर वे ठंड से मर जाएंगे और यहीं दुश्मन से लड़ना बेहतर होगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब लोग डक्ट से भाग निकलते हैं। सैम जाते जाते मैसन को एक बंदूक देता है और खुद भी निकल जाता है। कुछ ही सेकंड में नरभक्षी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। मैसन गैस टैंक पर गोली मार देता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और लगभग सारे नरभक्षी मारे जाते हैं, सिवाय उनके सरदार के, जो समय रहते डक्ट में छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वही सरदार सैम तक पहुंच जाता है और दोनों के बीच डक्ट के अंदर ही जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। उनकी मारपीट से डक्ट टूट जाता है और वे नीचे पशुओं वाले कमरे में गिर पड़ते हैं। लड़ाई जारी रहती है। सैम जो भी हाथ लगाता है उसे उठाकर नरभक्षी पर फेंकता है, लेकिन वह आसानी से सैम पर भारी पड़ता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। कुछ वारों के बाद वह सैम को घसीटने लगता है। इसी दौरान सैम को जमीन पर पड़ा एक ढीला चाकू मिल जाता है। वह मौके का फायदा उठाकर नरभक्षी की टांग पर वार करता है और उसे काबू में कर लेता है। इसके बाद सैम पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, उसका चेहरा बिगाड़ देता है और आखिरकार उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। सैम भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर कॉरिडोर आग की लपटों से भरा होता है। उधर काई और बाकी बचे हुए लोग डक्ट से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनका घर जल रहा है। थोड़ी देर बाद सैम भी बाहर आ जाता है और सबको याद दिलाता है कि अब उन्हें उस गर्म जगह को ढूंढना होगा, जिसका जिक्र मैसेज में किया गया था। इसके बाद यह छोटा सा समूह बर्फ से ढकी वीरान दुनिया में एक नए घर की तलाश में आगे बढ़ता चला जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक